So guys, today we are going to start with a solution of a sum of our DT book. DT किताब का एक सम है 73 नंबर पेज का, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। तो क्या है ये सम? रॉबिन ट्रेडिंग एंड कंपनी प्रोप्राइटरी कंसर्न, एक आपके सामने एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स दिया है। आपको निकालना है प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी। ठीक है, आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी निकालना है। ठीक है, तो शुरू करें निकालना। Guys, you have a two choice, either direct method और indirect method। मेरा आवाज जा रहा है तो मैडम उतना देर तक, ठीक है, दिख पा रहे हो आप लोग? दिखाई दे रहा है? लास्ट से नहीं दिखाई दे रहा है तो एकदम पीछे क्यों बैठे हो? कहाँ तक दिख पा रहा है मैडम? बोलो। इस शीट का इतना तक दिखाई दे रहा है तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा उसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इधर भी आ सकते हो, उधर तो पूरा तो सर है इसलिए शायद देख नहीं पा रहे हो, थोड़ा इधर भी आ सकते हो। अच्छा गाइस, तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड कैसे होता है सर? इनडायरेक्ट मेथड होता है कि हम लोग को पीएल को दोबारा रिडक्ट करने का दरकार नहीं है, हम लोग बैक कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम लोग का यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया 1,06,500, यही तो बिजनेस इनकम है ना? एज पर द नियम यही तो बिजनेस इनकम है। कौन सा वाला सर? 1,06,500 वाला। लेकिन क्या ये सही है? ये प्रूव करना है। इज इट अ करेक्ट आंसर पीजीबी? लेट्स चेक। ओके, तो इस तरह का सम्स कैसे स्टार्ट करते हैं? अगर ये सीए इंटरमीडिएट क्लासेस होता तो हम लोग बहुत मेहनत करके सम को सॉल्व करते, बट सिंस ये आईसी का क्लासेस है, हम लोग को उतना मेहनत का दरकार नहीं है, बट जितना हम लोग को समझ में उतना तो लिखना पड़ेगा ही। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर पीएल। दो मेथड है आपके पास, दो मेथड, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अगर ये डायरेक्ट मेथड होता तो ये पीएल को दोबारा ड्राफ्ट करना होता, और उसमें खर्चा वही लेते जो अलाउड है, इनकम भी वही लेते जो अलाउड है। लेकिन हम लोग वो मेथड में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे इनडायरेक्ट मेथड में। सारा गड़बड़ तो प्रॉफिट को लेके है ना, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। कितना है? जो भी है आप लोग के सामने है, 1,06,500, राइट? अच्छा, एग्जाम में इस तरह का साम्स नहीं आता है तो आप लोग बिंदास रहो। तो सर हम लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग पीजीबी को इंटरप्रेट करें, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। एक्चुअली पीजीबी के जो कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक का, उसको इंटरप्रेट करके उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो मुझे ये साम्स करते करते मेरा सारा स्टूडेंट्स जितना सारा हो अभी मेरे साथ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, आप सब लोग का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, ताकि आप लोग रिस्पॉन्ड करो और मुझे समझ में आए कि मैं आप लोग तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद एक बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए वेट कर रहा है, कसम से बहुत मजा आने वाला है। और वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी वाला झमेला जो है वो भी आप समझ जाओगे बहुत हद तक, अगर वो प्रोविजन अच्छे समझते हो तो हम लोग क्रिकेट मैच की तरह खेलेंगे। तो देखते पहले इसको सल्टा है, उसके बाद देखते हैं। तो नहीं, ओके, तो इस तरह का सम स्टार्ट करने का तरीका होता है, स्टार्ट्स विद द इंफॉर्मेशन। आपके सामने पीएल है, पीएल के लिए कुछ नहीं करना, स्टार्ट विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन। सम सबके सामने है, आई थिंक व्हाट्सएप में सब लोग सम्स मिल गया होगा। तो सबसे पहले बोला गया है salaries include 1,20,000 paid to son of proprietor, reasonable salary 70,000। आई थिंक ये चर्चा हो चुका है, किसी को ऊपर एग्जाम्पल भी लिए थे, याद आ रहा है? किसी को एलिजिबिलिटी से ज्यादा पे करना डिसअलाउड होता है। तो ये आप लोग को बोले थे कि घर से कैसे बेनिफिट मिल रहा है और घर वाला का बाहर से कैसे बेनिफिट लेना है। तो बाहर से बेनिफिट मतलब वही फॉल्स सैलरी अकाउंट ओपन करके पैसा देके फिर लेना था, ये बात कहते। और जो घर वाला है तो प्रोप्राइटर का बेटा, पार्टनर्स का बेटा, रिश्तेदार, उन लोग को जॉब में लगा के उन लोग के नाम पे सैलरी इशू करके फिर वही पैसा वापस ले लेना। ये तो वही केस है ना। किसी का एलिजिबिलिटी 70,000, उसको सैलरी दे रहे 1,20,000। तो मैंने तो वही बोला था कि भाई ये नौबत नहीं आना चाहिए, फिर भी ये लोग छेड़खानी कर रहा है। भाई जब डिसअलाउड करने हैं तो माथा क्यों लगाएंगे हम लोग? मेरा दिमाग देखो, पहले बात तो प्रोप्राइटर का बेटा जॉब कर नहीं रहा। अच्छा, प्रोप्राइटर का बेटा कब से कंपनी के एम्प्लॉय होने लगा? मेरे पास एक बैलेंस शीट आया था 2 साल पहले, जो बैलेंस शीट में हम लोग देखे थे, मतलब लाइबिलिटी साइड हम देखे थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, मुझे देख के बहुत मजा आया था कि ऐसा भी लोग लाइबिलिटी मानते हैं। लिखा है लोन फ्रॉम ग्रैंडमदर। दामाद का फाइल देख रहे थे हम उसका, तो उनका लाइबिलिटी साइड में लिखा रहा है लोन फ्रॉम ग्रैंडमदर 20 लाख। ठीक है, सासू माँ से लोन लिया हुआ है 20 लाख का। हमने बोले भैया ये लोन कभी रिपे होगा?
सासू माँ का सबसे कीमती चीज तो आप ही के पास है, तो आप अगर लोन रिपे नहीं भी हो, सासू माँ क्या कर लेगा? ठीक है। तो सर ये जो घर के अंदर जो इधर उधर होता है ना, फाइल को कुछ नहीं होते, फाइल को एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफर करने का कहानी होता है, ताकि लोगों को लगे नॉर्मल है, बट सबको पता है घर का पैसा घर पे ही है। अब वो दामाद क्या कर सकते हैं? सासू माँ का पैसा वो ले सकता है, उसका मर्जी, वाइफ कुछ नहीं बोलेगा। है किसका पैसा? पैसा है किसका? सासू माँ का पैसा मतलब किसका पैसा? पक्का। तो दिखाने के लिए दामाद का फाइल में है, पर दामाद को पता है पैसा टच करने वाला है नहीं। हाँ, दामाद क्या कर सकते हैं? पैसा रीपे नहीं कर सकता है, ये हो सकता है, बट रीपे कभी होगा भी नहीं। अगर नहीं भी होगा, सासू माँ क्या कर लेगा? ठीक है, तो ऐसा कहानी होता है। तो गाइज, ये जो बेटा लोग का सैलरी देना, मतलब अपने सन डॉटर को काम पे लगाना, ये पूरा पैसा घुमाने वाला बात है। तो बात जब मेरा घुमाने का मन है, तो मैं इतना ही दूंगा जितना मैं घुमा पाऊंगा। ये एक्सेस दिखा के बाद में लोगों को बड़ा चढ़ा के अपना क्यों कचरा करना है? ये तो कचरा वाला सीन है ना, कि बेटे को 1,20,000 दे रहा था और 70,000 रुपए अलाउड हो गया है। अब मान लो ये बात अगर मार्केट में पता चल गया, तो व्हाट्सएप में जो फैमिली ग्रुप होता है, इसका तो कचरा होगा। तुझे पता है शर्मा जी का लड़का क्या हुआ है उसके साथ? उसका पापा उसको 1,20,000 सैलरी दे रहा था, उसको ये औकात है, फिर मीम शेयर करेगा। ठीक है, तो मेरा वही बात है, जब पता है आपको इतना नहीं है तो इतना क्यों देते हो? चलो एग्जाम माइंड है, कर देता है, बट रियलिटी में आप लोग ऐसा करोगे? सर उतना ही देना जितना दिखाना चाहिए, ये बात हो चुका है ना हम लोग का। तो ये एक चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो 1,20,000 से 70,000 का जो डिफरेंस है, ये खाली एग्जाम में पाया जाता है, रियलिटी में ऐसा बेवकूफी कोई नहीं करता। सबको पता है यार, करेंगे तो फंसेंगे, फंसेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, इज्जत जाएगा। लोग तो ही सुनाएगा ना, तो इसको चोरी करना भी नहीं आता। जो लोग थोड़ा उसको इज्जत देता होगा, वो लोग भाई इसको तो पैसे छुपाने नहीं आता। बट एनीवे, आप लोग मुझे बताओ क्या करना है? 1,20,000 अलाउड है कि ओनली 70,000 अलाउड है? मतलब आप बोला चलो 50 डिसअलाउड है। तो आप लोग को सबसे पहले दिन एक बात बोले थे, याद होगा शायद, कि खर्चा अगर डिसअलाउड होता है तो पीएल में उसका क्या इम्पैक्ट होता है? पीएल बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? पप्पू क्या होगा? पीएल बढ़ेगा। वेरी गुड महिमा जी, ऐड होगा। खर्चा अगर डिसअलाउड होता है तो पीएल में क्या होगा? ऐड होगा। ये खर्चे का आइटम है कि इनकम का आइटम है? ये तो ऐड हुआ ना, तो हम लोग ऐड कर दिए। तो ऐड बोल के क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स्ट्रा पेमेंट। एक्स्ट्रा पेमेंट टू प्रोप्राइटर सन। सबको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर। 1,20,000 टोटल सैलरी था, जिसके अंदर उसका एलिजिबिलिटी कितना था? 70 का एलिजिबिलिटी था। तो कितना अलाउड होगा? 70 अलाउड होगा। डिसअलाउड कितना है सर? 50। तो 50 एड बैक कर दिए। ऐड क्यों किए? खर्चा था इसलिए, खर्चा था इसलिए ऐड कर दिए। क्लियर? ऑनलाइन बोलो, समझ में आया? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्या है बोलो, पढ़ो पॉइंट नंबर 2। इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट पे करना तो अलाउड एक्सपेंसेस है ना? हम लोग इंटरेस्ट क्यों पे करते पहले बताओ? एग्जैक्टली, लोन क्यों बोरो करते? अच्छा, लोन अगर बिजनेस पर्पस हुआ तो इंटरेस्ट भी अलाउड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? हम लोग का लोन का जो 10,000 इंटरेस्ट दिया वो पर्सनल के लिए था, तो ड्राइंग्स का पार्ट है ना। बिजनेस पे कोई भी पर्सनल खर्चा अगर बिजनेस पे दिखाते हैं तो वो ड्राइंग्स होता है ना। 10,000 का जो इंटरेस्ट है वो मेरे बिजनेस खर्चे की पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चा है, बट आया तो बिजनेस में, तो होना चाहिए था ड्राइंग्स, पीएल में तो नहीं आना चाहिए। अलाउड की डिसअलाउड? तो ऐड की लेस करे, खर्चा का बात है ना, तो ऐड इंटरेस्ट डिसअलाउड। कितना पूरा सर? इंटरेस्ट डिसअलाउड कितना? बस। नेक्स्ट, out of the contribution of provident fund, the amount 8,000 was not paid till the date of filing the return. अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना है। पहले बोले दोनों पॉइंट समझ में आया? क्यों ऐड किए सबको समझ में आया? तो आप लोग को वो पॉइंट का इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है? जो पॉइंट हम लोग लिख के रखे, कौन सा पॉइंट लिख के रखे सर? वही जो 20 नोट बनाए थे ना। हाउ मेनी नोट्स बनाए थे हम लोग? 20।
तो 20 नोट्स का इंटरप्रिटेशन समझ में आया सर? ये भी हम लोग पढ़ लिए थे और हम लोग सबसे स्टार्ट ही किए थे एनी पर्सनल एक्सपेंसेस और डीजल। और अब देखो नोट स्टार्ट भी हुआ था एनी पर्सनल एक्सपेंसेस डीजल। चलो नोट्स पे चलो, नोट्स पे चलो, नोट्स पे चल के देखो तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मेंशन हुआ था नोट्स में? आई थिंक एक पहला में हुआ था और एक थोड़ा 14-15 नंबर में होगा शायद। वही मतलब वही जब 2 सेकंड पे पढ़े थे। जनरल नोट्स लिखे थे ना तो जनरल नोट्स पक्का एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स। अब थर्ड पॉइंट जो है ये हम लोग वहां पे मेंशन नहीं किए, तो आज हम लोग ये बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करें। टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑनलाइन वालों, आप लोग साथ साथ हो। जो लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हो थैंक यू सो मच। जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो, मैं क्या समझ लूं? आप लोग इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो कि आप लोग समझ रहे हो? बता दो। चलो तो सुनो ध्यान से। सर इंडिया में जो अकाउंट्स फॉलो होता है, दो तरह का अकाउंट सिस्टम है। ध्यान से सुन लो, थोड़ा बचपन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ। इंडिया में 2 टाइप ऑफ अकाउंट सिस्टम फॉलो होता है। कौन से 2 टाइप ऑफ अकाउंट सिस्टम फॉलो होता है? नंबर 1 एक्चुअल, नंबर 2 कैश। एक्चुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों फॉलो होता है। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? ड्यू बेसिस। आप खर्चा पे करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यू हो गया तो एंट्री होगा, यही तो मतलब है ना। सैलरी ड्यू हो चुका है, एंट्री क्या होता है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है। रेंट ड्यू हो गया, एंट्री क्या होगा? रेंट टू। क्या हम लोग पेमेंट कर रहे हैं कि ड्यू कर रहे हैं? तो अगर मैं आज एंट्री करता हूँ रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो मुझे खाली इतना बता दो ये सैलरी और रेंट कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा ना। आज अगर मेरा एंट्री हो रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जितना सर आउटस्टैंडिंग का एंट्रीज हम लोग करते हैं, ये ऊपर जिसको रखते हैं डेबिट में, ये तो खर्चा का आइटम है ना। रेंट खर्चा है, सैलरी खर्चा है, इंटरेस्ट सब खर्चा है। ये खर्चा कहाँ जाएगा? पक्का। तो मतलब पीएल मतलब मेरा खर्चे का साइड है। तो क्या खर्चा पे हुआ कि अभी तक पेंडिंग है? तो खर्चा देने के ना देने के बाद भी हम लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। देखो एक बार, आज अगर हम लोग रेंट नहीं देते हैं तो कहाँ लिखते हैं हम लोग? पीएल में लिख देते हैं। तो पीएल का एक्सपेंसेस साइड है ना वो। तो एक्सपेंसेस मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो क्या हम लोग रेंट पे किए? मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर, आप रेंट भले ही पे ना करो, आप सैलरी भले ही पे ना करो, इसका बेनिफिट आपको मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है? मैं पीएल में चार्ज कर ले रहा हूँ। तो क्या हुआ सर? अरे खर्चा चार्ज कर रहा हूँ तो इनकम तो कम हो जा रहा है ना। इनकम कम मतलब मेरा टैक्स भी कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट तो मिल जा रहा है ना आप लोग का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बिल तो बेनिफिट तो मिल जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इनकम टैक्स ने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कर दिया। बोले कि इंडिया में 2 तरह का सिस्टम तो फॉलो होता है, तो पता है कौन सा सिस्टम? एक है आपका एक्चुअल, दूसरा है कैश। हम लोग एक्चुअल फॉलो करते हैं। एक्चुअल का मतलब सबको समझ में आया? इट्स अ ड्यू, जहाँ पे पेमेंट होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ड्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, या एक्रू हुआ है कि नहीं हुआ है। आज अगर ड्यू हो रहा है तो भी एंट्री करेंगे, एक्रू हो जाए तो भी एंट्री करेंगे। कोई मुझे समझ पाएगा ड्यू और एक्रू के बीच क्या डिफरेंस है? सैलरी ड्यू हुआ, सैलरी एक्रू हुआ। ऐसा कभी नहीं सुना। मतलब है मिलने वाला है पर अभी मिला नहीं। अच्छा, ड्यू का मतलब? कुछ मिल गया है, कुछ मिलने वाला। किसी को दिल दिए हो क्या? दिल दिए पर कुछ मिला नहीं है। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए क्या बात है, कुछ मिलने वाला है मिलना नहीं, ये वो सिंपल से तो क्वेश्चन पूछे एक्रू और ड्यू के बीच क्या डिफरेंस है? हाँ बोलो। अभी देना है पर दिया नहीं है। और ओके, एक्रू का मतलब है एंट्री कर दिया है, रिटर्न अभी दिया। डिफरेंस क्या है दोनों में? तो दिए ही नहीं। क्या ड्यू में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो। अच्छा, ऑनलाइन में कुछ आंसर आ रहे हैं क्या? ये हम गलत करते हैं यार। आप लोग शायद मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हो कि पढ़ कुछ और रहे थे, चले कुछ और जगह गए हैं। बट एक बार चेक कर लेते कि आपको अकाउंट का बचपन कैसे गुजरा है। हाँ जी दोस्तों, ड्यू और एक्रू के बीच क्या डिफरेंस है? प्लीज एनीवन। ऑनलाइन पे आंसर आ रहा है, ड्यू इज आउटस्टैंडिंग। ओके, तो मैम एक्रू का मतलब क्या है? चर्चा हो रहा है।
चर्चा हो रहा है। एक्रूड इज अ टर्म ऑफ इनकम। ओके मैडम, नहीं ऐसा कोई बात नहीं मैडम, एक्रूड इनकम होता है, एक्रूड इंटरेस्ट भी होता है। इंटरेस्ट एक्रूड होगा कि रिसीव नहीं। हाँ, तो दैट इज एक्रूड। ड्यू का मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इतना इतना टेंशन नहीं लेने का बात है। पहले बोलो क्वेश्चन समझ में आप लोग का, तो आप लोग आंसर क्यों नहीं दे पाए हो? बिकॉज आप लोग इसको कभी क्वेश्चन समझे नहीं। आप लोग को लगा कि दोनों साथ सेम होगा, बट ऐसा नहीं है। कभी टीचर को पूछना चाहिए था कि दोनों के में डिफरेंस क्या है, तो शी और ही विल एक्सप्लेन दैट। नेक्स्ट टाइम से ऐसा हो तो पूछ लेना, मन में अगर कुछ खेद रहे तो टीचर से पूछ लेना। हाँ हाँ, वो तो समझा रहे। ये माहौल का वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन के ऊपर बच्चे चल रहे हैं। ठीक है, सुनो, एक्रू और ड्यू के बीच समझने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज देखना पड़ेगा वो ये है कि सिचुएशन को पहले समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं तब समझ जाओगे। ठीक है, घर मेरा भाड़े पे लिया हुआ है, एग्जांपल अच्छे समझना। ठीक है, तो सबको पता है कि 30 दिन में मोर और लेस ऑन एन एवरेज 30 डेज में 1 मंथ काउंट होता है। प्लीज यहाँ पे भी आमिर खान वाला लॉजिक मत लगाना, फरवरी में 28 डे है, अगस्त में 31 डेज है, बट हम लोग मानते कितना 30 दिन में 1 मंथ। ये बात सबको पता है, किसी पे 31 है किसी पे 30, बट मानते तो 30 दिन का ही है ना। तो 30 दिन का मुझे घर रेंट हम लिए है, तो पूरा मंथ का रेंट मान लो 15,000 एक मंथ का। तो हम लोग अगर बोले तो भाई पर डे का रेंट कितना है, तो 500 करके आया ना पर डे। तो सपोज मान लो हमने किसी एक मंथ में 20 दिन रहा और 10 दिन को सोचे रहूं कि नहीं रहा, बिकॉज मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो जब मैं भाड़ा देने जाऊंगा तो मन में तो यही कैलकुलेशन आएगा ना कि डिवाइड बाय 30 करके पर डे करो, इनटू जितने दिन अवेल के उतना करके देखे नक्की करो। यही बात तो बोलेंगे ना, मानना नहीं मानना वो अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट तो ये आएगा कि 20 दिन है तो 20 दिन का भाड़ा लेते हैं हम लोग। तो आज एक्रू का मतलब ये होता है जो आपका ड्यू तो मत बोलो, मतलब जो आपका पेंडिंग हो रहा है। अगर पेंडिंग होते होते ड्यू हो जा रहा है मतलब आपका ऑब्लिगेशन आ जा रहा है, यू हैव टू क्लियर। लैंडलॉर्ड कभी 15 दिन बाद आके आपसे भाड़ा लेने नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या 15 दिन का भाड़ा ड्यू नहीं हुआ कि हो गया है? कौन यार, इतना तो पता है ना, आपसे लेने नहीं है अलग बात है, बट हो तो गया है ना 15 दिन का, तो उसका तो भाड़ा तो पेंडिंग हो गया है ना। बट आप दे नहीं रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? बिकॉज ऑब्लिगेशन नहीं है। बिकॉज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगले मंथ का 5 तारीख आपको देना है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन, कि आपको देना है। तो कोई चीज जब ऑब्लिगेशन आ जाता है तो वो होता है ड्यू, इसलिए ड्यू डेट नाम का शब्द हम लोग यूज करते हैं। बट एक्रू होना मतलब इट हैपेंस, ये हो चुका है। अब देना है नहीं देना है वो तो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो खर्चा का ड्यू हो रहा है मतलब खर्चा का ऑब्लिगेशन आ गया। ठीक है, इनकम का जब एग्जांपल लूंगा ना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सेविंग्स अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट देता है, ठीक है, 3 महीने बाद 6 महीने बाद, डिपेंड्स ऑन योर बैंक। आज मान लो मेरा सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए है और 3 मंथ के बाद मुझे पता है इंटरेस्ट मिलेगा मुझे उससे, लेकिन 1 मंथ बाद क्या मेरा इंटरेस्ट अर्न नहीं हुआ क्या? कि हो गया। तो 1 मंथ बाद अगर इंटरेस्ट अर्न हो चुका है तो जाके मैं अगर बैंक में बोलूं इंटरेस्ट दो, पैसा उठाना है, बैंक देगा मुझे? बैंक बोलेगा यस सर आपका इंटरेस्ट अर्न हो चुका, बट आपके अकाउंट में अभी नहीं आएगा, 3 महीने बाद क्रेडिट होगा या 6 महीने बाद क्रेडिट होगा। तो इनकम अगर एक्रू होता है मतलब इनकम अर्न हो चुका है। इनकम अगर ड्यू होता है तो उसके ऊपर आपका राइट भी आ जाता है। राइट टू व्हाट? राइट टू रिसीव। चेक करके देखना, हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं किसी का तो 31 मार्च कोई भी बैंक का इंटरेस्ट का ड्यू डेट नहीं होता है, या तो जून होता है तो दिसंबर होता है। जो लोग का हाफ ईयरली स्टेटमेंट होता है एक बार जून में देता है, एक बार दिसंबर में जाकर देता है। जून मतलब 6 एंडिंग, दिसंबर मतलब 12 का एंडिंग। तो मार्च मंथ पे हम लोग को 3 मंथ का एक्रूड इंटरेस्ट बोल के लिखना पड़ता है। किसी का पर्सनल फाइल जब हम लोग बनाते हैं, बट वो इंटरेस्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। उसको मिलेगा 3 महीने बाद जगह मिलेगा। तो आज अगर खर्चा एक्रू हो रहा है मतलब आप अर्न कर चुके हो। खर्चा ड्यू हुआ मतलब सॉरी, इनकम अगर एक्रू हो रहा है, एक्सक्यूज मी सॉरी, इनकम अगर एक्रू हो रहा है इसका मतलब होता है इनकम आप अर्न कर चुके हो। इनकम ड्यू हो रहा है मतलब आपका राइट भी आ चुका है उसके ऊपर। क्या राइट? राइट टू रिसीव। इनकम अर्न कर चुके हैं मतलब मिला नहीं तो रिसीव नहीं हुआ अभी तक, तुम्हारा राइट नहीं है उसके ऊपर। भाई सैलरी, ये तो सबका ये सब तो क्लियर है ना। किसी कंपनी में आप अगर 1 महीना पूरा काम करोगे तो आधा सैलरी लोगे कि पूरा सैलरी? आप मान लो 20 दिन काम करके छोड़ रहे हो तो कंपनी आपको पूरा मंथ का सैलरी देगा कि 20 दिन का देगा?
तो आप अगर ऑनगोइंग जॉब कर रहे हो तो 20 दिन बाद अगर आपको पैसा दरकार पड़ा तो मालिक को जगह बोल रहा सर वैसे तो 30 दिन बाद आप सैलरी देने वाले हो, 20 दिन काम कर ले, 20 दिन का पैसा भी दे दो, 10 दिन का बाद में देना। ऐसा हिम्मत है, बोल पाएंगे हम लोग? एचआर बोलेगा ठीक है 20 दिन का ले जाओ, कल से मत आना। ये बोलेगा ऐसा तो सिस्टम नहीं, मतलब क्या आपका सैलरी अर्न नहीं हुआ? क्यों नहीं ले पा रहे हो? राइट नहीं है अभी तक। राइट कब आएगा? जब मंथ खत्म होगा, तो उसको बोलते हैं ड्यू। एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। कन्विंस हुए हो? समझ में आया? तो खर्चा अगर एक्टिव हुआ मतलब खर्चा इनकर्ड हो चुका है। 10 दिन घर में रह चुके हो मतलब 10 दिन का भाड़ा ऑलरेडी तुम्हारे नाम पे बुक हो चुका है, बट आपका भी तक ड्यू नहीं हुआ। ड्यू नहीं हुआ मतलब पेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं है। वो कब आएगा? ड्यू डेट के बाद। पोस्टपेड कनेक्शन है किसी के पास? पोस्टपेड, जो पोस्टपेड का बिल तो बाद में आता है ना, पहले बात है उसके बाद पैसा। प्रीपेड का उल्टा होता है। तो पोस्टपेड में अगर हम लोग 10 दिन यूज करके फोन सिम कार्ड तो भी खोल देना तो 10 दिन के लिए पूरा मंथ का चार्ज करेगा, बट करेगा ड्यू डेट के बाद। 10 दिन के बाद आपको बिल नहीं देगा, बट 10 दिन तक आपका पूरा अकाउंट से जगह चेक करोगे, पूरा लिस्ट आ जाएगा आपने कितना डेटा रिचार्ज किया होगा, कितना डेटा यूज किया हो। प्रीपेड में सिर्फ चेक करना था, पोस्ट में पूरा हिसाब आ जाता है, किसके साथ कौन सा नंबर पे मतलब कितना टाइम बात किया, पूरा डिटेल आ जाता है। तो अगर मम्मी पापा के नाम पे पोस्टपेड का बिल आता है तो उस फोन से कोई गलत काम मत करना, फंस जाओगे पूरी तरीके से। ठीक है, कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दोगे बट उसको पूरा डिटेल आ जाता है, बिल पे पूरा डिटेल दिखा जाता है, स्टेटमेंट में पूरा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे नाम पे पोस्टपेड तो ठीक है, बट अगर पेरेंट्स के नाम पे तो मत करना। ठीक है, एनीवे सो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन आप यूज किए बट बिल आपको पूरा मंथ का देना पड़ता है। 10 दिन के बाद आपका खर्चा एक्रू हुआ बट क्या नहीं हुआ? ड्यू नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग अकाउंट्स में क्या सब बोलते पता है? एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। तो अकाउंट्स में एंट्री कब करेंगे हम लोग? जब ये एक्रू हो जाए। ठीक है, ड्यू तो हो ही जाएगा। समझ में आया? तो ऑल में ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया ये वाला पार्ट? एक्रू और ड्यू समझ में आया? तो एक लाइन पे कोई समझा पाओगे इसको? सर डिफरेंस बिटवीन द एक्रूअल एंड ड्यू के बीच ये होता है, अगर खर्चा एक्रू होता है मतलब खर्चा इनकर्ड हो चुका है बट उसके ऊपर क्या नहीं आया अभी तक? ऑब्लिगेशन नहीं, ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट। खर्चा ड्यू है मतलब खर्चा इनकर्ड भी हो चुका है और देना भी है। नहीं देंगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। पोस्टपेड का ड्यू डेट आता है। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो पोस्टपेड ही है ना? ये तो अच्छा एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल सीएससी और स्टेट बोर्ड पोस्टपेड ही है, तो उसका ड्यू डेट होता है ना। ड्यू डेट के बाद पे करेगा तो फ्लैट पेनल्टी 100 रुपए, ज्यादा डिले करेगा तो बिजली काट देगा। ये तो सिस्टम होता है। तो ड्यू मतलब ऑब्लिगेशन आ चुका है। लेकिन आज अगर हम लोग 10 दिन फैन लाइट ऑन कर रहे हैं, क्या 10 दिन बाद बिल आ जाता है? यू शुड वेट फॉर द 1 मंथ। क्या 10 दिन में खर्चा नहीं हुआ है? हुआ तो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रू हुआ है। और 1 महीने बाद क्या हुआ? एक्रू तो हो ही चुका है, उसके साथ क्या हुआ है? ड्यू भी हो चुका है। आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, कुछ भी पैसा पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट हर रोज बैंक कैलकुलेट करते उसके ऊपर, तो वो इंटरेस्ट आज ही मिल जाएगा आप लोग को। इंटरेस्ट का अर्न नहीं हुआ, अर्न हो चुका बट क्या नहीं हुआ है? ड्यू नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ या ना? तो ये कॉन्टेक्स्ट को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, अभी का जो बात करने वाला ध्यान से सुनना। ठीक है भाई साहब, बाद में फोन का फीचर्स देखना। अभी 2014 का फोन तुम 2021 में आके तुम फीचर डिस्कस कर रहे हो। अरे फीचर्स नहीं सर, कुछ सर ऐड नंबर बोला वो कौन सा दे निकाल दे रहा हमने सर कुछ नहीं हमने किया। साबुद्दीन एक्रू और ड्यू के बीच क्या डिफरेंस है? तुम्हें समझ में आया तुम क्या बोल रहे हो? भाई जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो प्लीज फोकस। ऊपर वाला 2 कान दिए 2 आंख दिए बट उसके साथ एक ऑब्लिगेशन दिया, पता है? 2 आंख से तुम 2 चीज नहीं देख सकते, देखना एक ही है। 2 कान से 2 अलग अलग चीज नहीं सुनते, सुनना तुम्हें एक ही है। जब मैं कुछ चीज बोल रहा हूं तो सुन लो, उसके बाद डिस्कस कर लेना। विकास भाई तो है चला थोड़ी जा रहा है वो। क्या तुम्हारे फोन में क्या ऐसा दिख गया जो लोग कितना पसंद आ गया? जी यार सुनाई पॉइंट नंबर 3 में एक बार 3 नंबर पॉइंट को पढ़ो तो एक बार क्या लिखा है? नहीं वो वाला नहीं, सम पीएफ। तो अच्छा बोल रहा है कि पीएफ ड्यू तो हो चुका बट पेमेंट नहीं हुआ, ये बात बोल रहा है ना? अच्छा तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, इंडिया में कितने तरह का अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है? एक्रूअल एंड कैश। आई थिंक एक्रू ड्यू में समझ में आ गया आप लोग का। अच्छा हम लोग ड्यू बेसिस फॉलो नहीं करते, हम लोग फॉलो करते हैं एक्रू। इससे जब एक्रू होता है तभी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
दे ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इनकम टैक्स एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, बोला कि यस आप लोग एक्रूअल फॉलो करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिपीट, आप एक्रूअल फॉलो करो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बट मैं एक लिस्ट बता रहा हूं, जो लिस्ट का खर्चा आपको अलाउड होगा वन एंड ओनली कैश बेसिस पे। सर फिर से बोलिए, एक्रू होना मतलब पे कर देना, अभी तक डिस्कस हो रहा था, पे करने वाला है कि एक्रू हो चुका है, पे हो चुके कि पे होने वाला है, होने वाला है। तो पीएल में दिखा रहता है ना हम लोग, लेकिन कुछ एक खर्चा ऐसा इनकम टैक्स से शॉर्टिंग कर दिया है जिसमें साफ साफ बोला है कि आपको अगर इस खर्चे का बेनिफिट लेना है, बेनिफिट मतलब पीएल में अगर शो करना है, तभी हो पाएगा जब इस खर्चा पे करोगे। ये मतलब पेमेंट एंट्री शुड बी देयर, मतलब आउटस्टैंडिंग पे नहीं होगा, यू हैव टू मेक द पेमेंट। क्या खर्चा है सर? सारा गवर्नमेंट ड्यूज, पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा, प्रोफेशनल टैक्स का पैसा, टीडीएस का पैसा, ये सब गवर्नमेंट ड्यूज होता है ना। गवर्नमेंट ये पैसे किसको देने पड़ते हैं? गवर्नमेंट को। सारा गवर्नमेंट ड्यूज जितना है आपको पीएल में तभी दिखाने का मौका मिलेगा एज पर आईटी, जब आप क्या करोगे? पे करोगे। सर कब पे करो? 31 मार्च तक, मेरा हैप्पी बर्थडे तक, किसी तक, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले। किस डेट से पहले? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले। तो हम लोग अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर में जी रहे हैं? 2021। दिस इज आवर फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर 21-22। तो 21-22 असेसमेंट ईयर का ड्यू डेट नॉर्मली रहता है 31 जुलाई और 30 सितंबर। तो जो ड्यू डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उस ड्यू डेट से पहले पीएफ का पैसा, ग्रेचुइटी का, सॉरी ईएसआई का पैसा, पी टैक्स का पैसा और एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर मतलब पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर पेमेंट हुआ तो अलाउड है, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो डिसअलाउड है। क्योंकि ये सब खर्चा जो है एक्रूअल की कैश बेसिस ओनली। सर मैं एक्रूअल फॉलो करता हूं, वी नो कि बिजनेसमैन एक्रूअल फॉलो करते हैं, बट अलाउड होगा कैश बेसिस ओनली। डन। अब 3 नंबर पॉइंट पढ़ो, उसमें क्या लिखा है बोलो, आप पढ़ के बोलो अलाउड है कि डिसअलाउड है बोलो। क्या पीएफ का पैसा हम लोग जमा किए? नहीं किया। रिटर्न फाइलिंग तक जमा किए? नहीं। तो ऑनलाइन वालों आप ही लोग बता दो, अलाउड कि डिसअलाउड होगा? अलाउड कि डिसअलाउड होगा सर? इट्स डिसअलाउड। ओके, तो कितना? 8,000 रुपए है ना? अच्छा तो लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। आप लोग का 21 नंबर पॉइंट होगा सर। जनरल नोट्स कहां तक लिखे थे? 20 तक लिखे थे ना? तो 21 तक लिख लो। 21 में लिख लो पॉइंट, लिख लो, ऑल काइंड ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, all kind of government dues, all kind of government dues, ब्रैकेट में लिख लो पीएफ, ईएसआई, पीटैक्स, all kind of government dues। क्या क्या आएगा ड्यूज के अंदर? पीएफ, टीडीएस और पीटैक्स, ईएसआई, ब्रैकेट क्लोज। must be paid, must be paid on or before, must be paid on or before due date of filing return। ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अच्छा ड्यू डेट का ब्रैकेट में लिख लो क्या लिखोगे? 31 जुलाई और 30 सितंबर। किसी का हैप्पी बर्थडे है? पता नहीं, हर दिन कोई ना कोई तो जन्म तो लिया ही होगा। ठीक है, 31 जुलाई और 30 सितंबर, 31 जुलाई, 31/7 और 30 सितंबर 3009, ये ड्यू डेट है फाइलिंग रिटर्न का। फिर से बोलूं? ए ड्यू डेट है 31 जुलाई या 30 सितंबर। आज ये एक्सटेंड होता है हर साल, ये हम लोग का नौटंकी है। बर्थडे कुछ और है बट एक्सटेंड हर साल होता है, जबरदस्त वाला एक्सटेंड होता है। ठीक है, इस बार तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन एक्सटेंशन, मतलब तारीख पे तारीख जनवरी तक आया था, जनवरी 10 तक एक्सटेंड हुआ था। ठीक है, तो ऐसे तारीख वाला फीचर आते हैं, बट आपको कभी भी पूछे तो आप यही दो डेट बताना, 31 जुलाई और
30 सितंबर। तो तुम लोग को लगा होगा कि सर जो लोग 31 जुलाई तक भर नहीं पाएंगे वो लोग 30 सितंबर तक करेगा, नहीं। ऑडिट जिन लोग का होगा उन लोग के लिए 30 सितंबर, और जिन लोग का ऑडिट नहीं होगा उन लोग के लिए 31 जुलाई। अब ऑडिट क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, वो तो हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कुछ कुछ खर्चा किस बेसिस में अलाउड होता है, इज अलाउड ऑन ओनली कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या है, पैसा देख के खर्चा पीएल में दिखा पाओगे। तो पैसा कब तक दे देना चाहिए, 31 मार्च तक कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तक, 31 मार्च तक नहीं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से पहले तक देना है। अच्छा, आप लोग के मन में ये सब कुछ सुनने के बाद एक क्वेश्चन कुछ आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, पूछूं? पहले बोलो सर ये चीज समझ में आया आप लोग को कि ड्यू डेट के पहले तक देना है? सर हमने नहीं दिए, अलाउड टू डिसअलाउड? डिसअलाउड होगा। सर गवर्नमेंट ड्यूज का बात हो रहा है ना, आज नहीं दिए, कल नहीं दिए, परसों नहीं दिए, तो मोदी जी का मैसेज आएगा तो मित्रों ऐसा नहीं करना चाहिए। बोल दो, आ जाओ, बोल दो। ठीक है, तो गाइस कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, हमने दे दिए, ड्यू डेट क्रॉस करने के बाद तब क्या होगा? वो तो दिए, वो सब हम वो नहीं बोल रहे। ये पीएफ का पैसे लोग नहीं दिया ना, तो क्या लगता है पूरा लाइफ टाइम नहीं देगा, कभी ना कभी देगा। तो मान लो जो साल में देना था वो साल हम लोग नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? मेरा मर्जी, पैसा नहीं था, कोरोना चल रहा था, ऐसे नहीं दिए, बट देना पड़ा मुझे। हम डरे, और पैसा देने के बाद जब देने गया तब लेट हो गया, सूरज ढल नहीं गया था, लेट हो गया, मतलब ड्यू डेट क्रॉस करेगा, तो सर तब क्या होगा? अरे भाई अलाउड डिसअलाउड का बात करें, पेनल्टी इंटरेस्ट तो ले ही लेगा, उसमें कोई शक नहीं है। क्या ये खर्चा कभी अलाउड होगा कि एक बार डिसअलाउड मतलब डिसअलाउड ही चलता रहेगा? अच्छा ना, आंसर इस बात पैसा का हुआ था ना, तो कैश बेसिस का नियम यही होता है, जब दोगे तब अलाउड होगा। तो अगर ड्यू डेट से पहले दिया तो वेल एंड गुड, अगर ड्यू डेट मिस कर गए तो जिस दिन दोगे उसी साल में अलाउड होगा। पैसा दो बेनिफिट लो, पेनल्टी तो अलग चीज है, मैं तो बोलूं अलाउड डिसअलाउड की बात कर रहा हूँ ना। ऑनलाइन वालों समझ में आया आप लोग को? तो लिख लो यहाँ पे पीएफ डिसअलाउड। कितना अमाउंट है? 8,000। आगे बढ़े। अच्छा, पॉइंट नंबर डी फॉर दिल्ली। A bill of rupees 65,000 was paid in cash. The said bill is debited to credit. अच्छा, पॉइंट नंबर उस पे लिख दो, पॉइंट नंबर 22 लिख लो। Any payment of expenses, guys जनरल नोट से बात कर रहा हूँ, हाँ? Any payment of expenses exceeding any payment of expenses exceeding rupees 10,000 any payment of expenses exceeding rupees 10,000 shall be disallowed if it is paid other than account pay check, comma account pay draft, account pay check, comma account pay draft, comma ECS, E for England, C for Calcutta, S for South Africa, ECS। हाँ, अकाउंट पे चेक, कॉमा ड्राफ्ट, कॉमा, अच्छा अकाउंट पे दोनों में लिखना ECS,
ECS का मतलब होता है एनईएफटी, आरटीजीएस, ओके, एनी काइंड ऑफ यूपीआई, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ए यूपीआई में पैसा दिखता है, कोई डॉक्यूमेंट लगता है, ये अकाउंट सेटलमेंट होता है। क्यूआर कोड स्कैन करो, नंबर से करो, लिंक से करो, स्प्रेड से होता है ना। एनईएफटी आरटीजीएस भी वही होता है, अकाउंट नंबर ऐड करो, ट्रांसफर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है गाइस, सुन लो ध्यान से, इसके ऊपर हम लोग आज पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। पहले अच्छे से वार्म अप कर लेते हैं। अगर कोई खर्चा, क्या चीज, कोई खर्चा अगर आप कर रहे हो, कोई खर्चा अगर आप कर रहे हो और खर्चे का अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा हो, कितना हो, 10,000 से ज्यादा हो, तो उसको आपको देना चाहिए या तो अकाउंट पे चेक से, या तो अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या तो ईसीएस से। ईसीएस के अंदर क्या आएगा, एनईएफटी, फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस, यूपीआई, ऑल। लेकिन ये लोग कैश दिए ना, ये लोग रोकड़ा दिए ना, रोकड़ा, तो रोकड़ा में अगर दोगे तो डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब सीधा हिंदी में बोले तो 10,000 से ऊपर का खर्चा कैश में नहीं देना चाहिए। 10,000 का ऊपर का खर्चा कैश में नहीं देना चाहिए। देने से क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। ये लोग कितना दिए, अलाउड टू डिसअलाउड। अगेन वही बेवकूफी वाला बात, जब आपको पता है कि नो एंट्री में घुसने पे लाइसेंस कैंसिल होगा और आपको भयंकर जुनून सवार है कि नो एंट्री से मुझे गाड़ी चलाना है, तो ऐसा कुछ करो ताकि पुलिस ना पकड़े। आप पुलिस को जाकर बोलोगे एक्सक्यूज मी सर, मुझे यहाँ से जाना है, तो पुलिस बोलेगा हाँ जाके दिखाओ, तो पकड़ तो जाओ गई। ये लोग काम ऐसे ही किया। तो आज हम लोग यही मैनिपुलेशन सीखना है कि 10 के ऊपर पैसा देंगे और कैश में ही देंगे और पीएल में भी दिखाएंगे। हिम्मत है तो डिसअलाउड करके दिखाओ। कैसे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो सीखना हम लोग को वही है। पर यहाँ पे तो क्लियर कट डिसअलाउड हो जाएगा, पाइए कर देते हैं। लिख लियो आप लोग, डिसअलाउड होगा तो ये क्या है, क्यों डिसअलाउड हो रहा है बोलो तो, वेरी गुड, 10,000 से ज्यादा है। अच्छा हम लोग 10,000 से ज्यादा बोले ना, अगर किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किए हो, सनी देओल को पेमेंट अगर किए हो, वाई सनी देओल, आई थिंक वो कहानी जानते हो, मैं निकला गाड़ी लेके, एक मोड़ आ गया, ठीक है, तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करे तो 35,000 रुपीज, आम आदमी के लिए 10,000, ट्रांसपोर्टर लोग के लिए 35,000 रोकड़ा कैश चलेगा, ठीक है। कितना है, 65। वो सानी पाजी का करियर का काल्ट नहीं है एकदम गदर, ठीक है। करेंगे देखो, ऑनलाइन वाला समझ में आया आप लोग को भी ये वाला बात। अच्छा डेप्रिसिएशन एज पर आईटी कितना है, 21,000। पीएल में चेक करो तो डेप्रिसिएशन कितना दिया है लोग ने, 24 दिया है क्या, हाँ। पीएल में डेप्रिसिएशन कितना है, 24,000 और आईटी में कितना है, 21,000। इज्जत किसको देना है, आईटी को देना है। मतलब डेप्रिसिएशन कितना दिखाना चाहिए मुझे, 21, हम लोग दिए कितने, 24। आप लोग को कंफ्यूज होना है कि सिंपल रखना है लाइफ को, अगर लाइफ को सिंपल रखना है, मानते हो बात को, खाली बोलते हो, देख के लग नहीं रहा है आप लोग मानते हो, ठीक है। अच्छा लाइफ को अगर सिंपल रखना है, कीप ऑन इन सिंपल मैनर अगर रखना है आपको, तो ये कॉन्सेप्ट में कोई झमेला मत करना। क्या करना, पहले ऐड लिखना डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना है, 24। इसको पहले पूरा डिसअलाउ करना, फिर लेस करना डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, जिसको जो इफेक्ट होना है वो हो जाएगा। शायद 3,000 ऐड करना था कि 2,000 लेस करना था, आई डोंट केयर, जो पीएल में रहेगा उसको मुझे ऐड करना है और जो मेरा आईटी का रहेगा उसको लेस करना है, बाकी एडजस्ट अपने आप होगा, मुझे उतना माथा नहीं लगाना है। आप लोग 3,000 का आंसर दिए थे ना, 3,000 का इफेक्ट आ रहा है देखो, बट वो मैं क्यों सोचूं। तो क्या करोगे आप लोग, पीएल को ऐड करोगे और एडिशनल को लेस करोगे, जो होना है वो कर लेगा आप पे, आप मुझे तो दिमाग नहीं लगाना, मैथमेटिक्स का फायदा लेना थोड़ा कुछ। यस, किसी को कोई समझ में अगर दिक्कत है तो बोलो, इज इट क्लियर, यस नो, और कुछ है देखो तो। नहीं बच्चा, अब पीएल में आ जाता है, जो
पीएल का क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को? हाँ, अच्छा, जीपी अलाउड की डिसअलाउड? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, तो जीपी तो बोलते हैं ना सर, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट अलाउड होगा तो ओके। अच्छा, बैड डेट रिकवरी अलाउड की डिसअलाउड बोलो? अरे बैड डेट, बैड डेट बिजनेस का अलाउड होगा। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई बिजनेस की अदर सोर्स रहे कि हटेगा? लेस करो। हाँ, इनकम हट रहा है ना, एक खर्चा हटने से ऐड होता है, इनकम हटने से लेस होता है। सो डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई कितना है? 12,000, ठीक है। उस साइड कुछ बाकी है? डेबिट साइड में आ जाओ एक बार। ए सैलरी बात हो चुका है, रेंट अलाउड है, प्रिंटिंग स्टेशनरी अलाउड है, टेलीफोन अलाउड, ट्रैवलिंग अलाउड, इंटरेस्ट हो चुका है, डिप्रेशन हो चुका है, लीगल फीस अलाउड है, ऑडिटर फीस अलाउड है, कंट्रीब्यूशन पीएफ हो चुका है। कोई चीज छूट गया है? चलो सम कर लेते हैं, इक्वल टू सम। हाँ बोल, अच्छा सॉरी सॉरी, राइट 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 राइट, गुड ऑब्जर्वेशन गाइस। कौन सा वाला बोल ये ना? यार है क्या? यस खुशी, करेक्ट आंसर है। सो ये क्या होगा? इनकम। ए टैक्स हम लोग किसको बताना पड़ेगा बोलो तो? परफेक्ट, इनकम एज पर आईटी। अच्छा, इनकम मत लिखो, बोलो पीएल एज पर आईटी, प्रॉफिट एज पर आईटी, नेट प्रॉफिट एज पर आईटी, ठीक है। नहीं देना पड़ेगा, तो तुम्हें कौन करने बोला? इनकम तो हुआ ना तुम्हारा, अब इनकम होने के बाद रीइन्वेस्ट करो, जो करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स लग गया। गाइस आप लोग पहले बोलो ये पॉइंट को कैसे इंटरप्रेट करना है, समझ में आया? एवरीवन, किसी भी शक के सवाल हो तो पूछ लो। शर्मिष्ठा क्या डाउट है बोलो? ऑल क्लियर? पप्पू क्या डाउट है? वो एग्जेम्प्टेड है। क्या बोल रहे हो? किस पे? चलो गाइस आ जाओ, बोलो। अदर सोर्स में जाएगा। गाइस हेडिंग करो 40A3, 40A3, नया कॉन्सेप्ट, नया पेज। कोई पेज ले कंजूसी मत करना, पढ़ना, हाँ टर्न करो नया पेज। क्या? आई एम सॉरी, सुबह ही नींद खुलता है, सुबह सब नींद से जागते हैं। हाँ, एक्टिंग कर लो, डांस बुक कर लो, मजा लो एक्टिंग का। गाइस देखो इधर देखो, हेडिंग क्या किया आप लोग? 40A3, ये पॉइंट ऑलरेडी लिखो और एक बार लिख लो। हाँ,
किसी के पास चेक है? चेक चेक हाँ सर, हमारे पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है सर। मेरे पास नहीं। थैंक यू सो मच टू ऑल माय रेज स्टूडेंट। हम अभी का बात बोल रहे हैं, एज इफ चेक हम लोग के पास है ही नहीं। रुको, फोटो खींच कर रखे हैं, हम दोनों बैंक करेंगे। ब्लैंक साइन करके दे दो तो दे दो तो चेक। नहीं सर, पैसे सब गायब पैसा सर, इसको थोड़ा ऊपर करिए। अंदर बाहर जाए सर। खाली इतना ही लिखना, ऑलरेडी लिखो एक बार, फिर से तुम लोग को मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे मेहनत। शुरू करें? स्टार्ट करें? खींचने में लग गया। तुम भी इसका फिर ले रहे हो। अच्छा, एक बार व्हाट्सएप चेक करो सबका, ग्रुप चेक करो। एक फोटो भेज रहे हो, फोटो ऑन द वे यार। चेक करो चेक करो। आ गया सर, सिर्फ 5,000 रुपया। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये वाला फोटो निकालो, जो फोटो देखो एकदम मतलब आपका कुछ कोई काटाकुटी खिला हुआ नहीं है, एकदम क्लीन चेक का फोटो है, ठीक है? अरे 3 बैक टू बैक फोटो है ना, सेकंड वाला बीच का जो है वो निकालो, सेकंड वाला 3 दिए हमने। हाँ, सेकंड वाला निकालो, ठीक है गाइस? आप लोग पहले मुझे बताओ, सेकंड वाला हाँ, ऐसे अलग अलग थोड़ी जाता है क्या? सेकंड वाला में क्या है, क्या दिख रहा है? जो एकदम प्लेन है, फर्स्ट वाला है, मेरे यहाँ पे सेकंड में दिखा। चलो कोई बात नहीं, मिला है ना पूरा? अच्छा गाइस, हम लोग आज चेक को लेकर थोड़ा पढ़ेंगे, चेक, ठीक है? नहीं, वो चेक माइक टेस्टिंग वाला चेक नहीं करेंगे। सुनो, क्या चेक है ये? जो चेक आपके सामने भी दिख रहा है, देखो चेक में ऊपर एक जन का नाम लिखा है, संजय भगत बोल के, 5,000 का चेक डाला हुआ है। मेरा अकाउंट जो है वो बंधन बैंक का है, हमने संजय भगत का नाम पे इशू किया, ठीक है? 5,000 का। ये संजय भगत जो है, इसके पास यूनियन बैंक एंड एक्सिस बैंक का अकाउंट है। गाइस, कॉन्सेप्ट अच्छे से सुन लो, मजा आएगा इसमें। मेरा जो हमने जो चेक इशू किया ना, साइन तो मेरा है ना, तो हमने संजय भगत बोले किसी को 5,000 का चेक इशू किया। मेरा कौन सा बैंक का चेक है? बंधन बैंक का चेक है। भगत जी जिसके नाम हम चेक इशू किया, हमने उनसे पूछे थे, वो बताया कि उनका 2 अकाउंट है, एक एक्सिस में है और दूसरा यूनियन बैंक में है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन,
ये जो चेक भगत जी को मिला, इस चेक का पैसा भगत जी को कितना सारा बैंक से मिल सकता है? 2, 3, 4 कि 0? दो बैंक से मिल सकता है। भगत जी का 2 अकाउंट है, यूनियन एंड एक्सिस। मेरा चेक बंधन बैंक का है। तो मेरा क्वेश्चन है, भगत जी जब ये चेक लेके जाएंगे पैसा उठाने के लिए, तो उनके पास कितना ऑप्शन होना चाहिए ये पैसा उठाने का? 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, सारा बैंक में जाके उठा सकता है कि 0? सर 3 ऑप्शन। कितने लोग का लगता है 3 ऑप्शन? एक बार हाथ उठाओ जो लोग का लगता है 3 ऑप्शन। खाली 3? अच्छा, 2 ऑप्शन वाला पार्टी लोग हाथ उठाओ, 2 ऑप्शन वाला पार्टी। एक रीजन है सर। ओके ओके, एंड द आंसर इज, जो लोग 2 ऑप्शन हो करेक्ट हो, बट 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 3 ऑप्शन इसलिए है, पहले वो तो 2 ऑप्शन तो होना ही चाहिए था। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसलिए है बिकॉज चेक के ऊपर कभी इंस्ट्रक्शन नहीं है। देखो, ये एक तरह का सेल्फ चेक की तरह काम होता है। तो भगत जी अगर आए और बंधन बैंक में अगर चले जाए, और अगर भगत जी का केवाईसी और मेरा केवाईसी अगर किया हुआ है, बैंक वाला बोलते हैं कस्टमर केवाईसी नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा केवाईसी किया हुआ है, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, तो अगर भगत जी मेरा बंधन बैंक में चला जाता है और ये चेक अगर कैशियर को प्रेजेंट करता है, तो उनको काउंटर से इसका पैसा मिल जाएगा। कभी ऐसा हुआ है पापा ने आपके चेक दे दिया और आप वो चेक का पैसा बैंक से उठा लियो, अकाउंट पापा का था? ऐसा कभी लाइफ में किए हो? क्वेश्चन फिर से बोलूं, पापा या मम्मी का अकाउंट है, पैसा उनका है, उनको बैंक से पैसा उठाना था, जा नहीं पा रहे, आपके हाथ में चेक इशू करके दे दिया, आपने लाइन पे खड़े होकर चेक का पैसा उठा लियो। ऐसा कभी हादसा हुआ है आप लोगों के साथ? तो वो इस तरह का ही तो हो गया ना। वो तो जिसका अकाउंट है उसको सेल्फ लिखना होता है। अकाउंट अगर मेरा है और मैं ही जा रहा हूँ तो सेल्फ लिखूंगा, लेकिन अकाउंट है मेरा पापा का, जा रहे हैं हम, तो पापा मेरे नाम पे चेक डाल के दे दिया। आ रहे रुको, एक सेकंड। हाँ, सेल्फ, अरे एक सेकंड, अरे सुनो, बैंक वालों सुनो, अरे सुनो, सेल्फ जो लोग बोल रहे हो, सेल्फ तो जितना मुझे नॉलेज है वो तो खुद का अकाउंट से सेल्फ होता है। पड़ोसी के अकाउंट का अगर सेल्फ लेने से हो जाए तो मैं जाके सबसे पहले पड़ोसी का चेक बुक छीनूंगा, ठीक है, तो ले लूंगा कहीं से इधर करके, सेल्फ लेके पैसे उठा लूंगा, हो जाएगा। बोलो, वो तो नियम है, वो तो करेंगे सर। हाँ, वो तो उसके सामने प्रूफ, मतलब कैशियर के सामने साइन करना एक प्रूफ होता है। वो चेक के पीछे का तरफ कोई उसका इज्जत नहीं, मतलब वो सामने ऑन द स्पॉट करना होता है। चेक का सारा डॉक्यूमेंट चेक का फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज ओवरराइट करोगे तो चेक बाउंस भी हो जाता है। अगर कोई भी इधर ओवर राइटिंग हो गया, तुम अमाउंट काट दिए हो तो स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दो, मतलब बाउंस होता है, कैंसिल नहीं बाउंस, और उसके लिए चार्जेस भी लेता है, फ्री में नहीं होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। तो गाइस, हाँ, बंधन बैंक का होगा और उसका 2 बैंक अकाउंट से, जिसको दे सकते सर, उसका 2 बैंक अकाउंट, हाँ, किसी और बैंक अकाउंट में 5-10 बैंक अकाउंट है, तो इसमें भी करवा सकता है, किसी एक में। अरे वही एक्सेस में होता है, एक्सेस में भी होता है। पूछ रहे हो कि कंफर्म कर? हाँ, तो मेरा खाता में पैसा है तो कहीं से भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक ये जो चेक है ना गाइस, सुन लो ना, सुनते नहीं हो, पूरा बात करते हो। ये रूल के हिसाब से इट्स वैलिड, लेकिन बैंक में जाओगे तो बैंक बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले बैंक ये बोलते हैं केवाईसी। अच्छा, कभी ऐसा किया हो कि दूसरा का अकाउंट में पैसा जमा किया हो? कभी अपने अकाउंट में दूसरे के अकाउंट में जाकर, तो अगर उसका ब्रांच होगा तो वो ले लेगा, लेकिन अगर दूसरा ब्रांच में जाओगे तो पहले चेक करते हैं कि उसका केवाईसी किया हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उसके नाम पे केवाईसी किया होगा तो बैंक ले लेता। अभी तो बैंक में जाने की कोई दरकार नहीं होता है, कियोस्क का जो काउंटर होता है वहां पे जाकर डालने से हो जाते हैं। ये तो इतना तो फ्लेक्सिबल तो हो ही गया है ना हम लोग का। तो सर, ये जो चेक का सिलसिले में बात कर रहा हूँ, ये जो चेक आपके दिया हुआ है, इस चेक का पैसा भगत जी के पास 3 ऑप्शन, 1, 2 उनका खुद का बैंक और एक है बंधन बैंक।
लेकिन ये हाईली रिस्की हो जाता है अगर भगत जी से चेक हो जाता है और ये चेक मान लो विशाल को मिल गया, ठीक है, तो विशाल अगर अपने अकाउंट में जाएगा तो फंसेगा, क्योंकि तुम्हारा तो विशाल है, चेक तो भगत के नाम पे जो है। अगर विशाल मेरा बैंक में आ जाता है, बंधन बैंक में आ जाता है, तो विशाल को पैसा मिल जाएगा। लेकिन विशाल एक बात याद रखना, साइन जब करने बोला तो संजय भगत के नाम पे ही करना, विशाल के नाम पे मत करना। अगर विशाल के नाम पे करोगे तो कैशियर बोलेगा थोड़ा बैठिए, पैसा आ रहा है आपका, फिर वो पुलिस को फोन करेगा, ठीक है, तो ये चीटिंग का केस हो जाएगा ना। तो इसलिए 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 ये रिस्क है। तो ये ब्लैंक चेक देना रिस्क, ब्लैंक मतलब चेक के ऊपर कुछ ना करके रिस्क है। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये रिस्क को हटाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, क्रॉस चेक बोलते हैं। क्रॉस चेक, एक बार पहला फोटो निकालो, सेकंड वाला फोटो निकालो एक बार। दो डांडी खींचा हुआ है चेक के ऊपर, दो डांडी खींचा हुआ है। तो गाइस वो हमको चेक देख के काटाकुटी खेलने का मन नहीं हुआ, कुछ रीजन है उसके पीछे। और टिक टैक टो वाला साइन होता है ना, दो डांडी खींच के फिर ऐसे दो डांडी और क्रॉस देके, तो चेक के ऊपर मुझे काटाकुटी खेलने का मन नहीं हुआ, उसको क्रॉसिंग का साइन बोलते हैं। मिला सबके सामने चेक है। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। क्रॉसिंग का मतलब होता है जो चेक इशू कर रहा है वो अपना बैंक को गाइड कर रहा है। आजम मैं नहीं बोलूंगा सेकंड टाइम, अगर कुछ छूट जाएगा। साबुद्दीन नेक्स्ट टाइम लोग पूछोगे, हम बोलेंगे नहीं, कोई भी चीज समझ में नहीं आया। सब लोग सुन रहे, तुम लोग को क्या चलता है यार, तुम लोग को हर क्लास में, जीएसटी क्लास में, एडवांस अकाउंट्स क्लास में क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब क्लास सुनते सुनते क्या ख्याल है? अच्छा, क्रॉस चेक का मतलब ये होता है कि जो इशू कर रहे चेक, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चेक के ऊपर, चेक के कोने में ही करते, नाम के ऊपर नहीं करना होता है। इससे ये साबित होता है कि जो इशू कर रहा है वो अपना बैंक को गाइड कर रहा है कि डियर बैंक, मतलब मैं बंधन बैंक को बोल रहा हूं, इस चेक का पैसा संजय भगत का हाथ में नहीं दिया जाएगा, रादर उसका बैंकर्स को दिया जाएगा। मतलब जैसे मैं उसके ऊपर दो पैरेलल लाइन खींच दूंगा, भगत जी के पास दो ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो चेक लेके मेरा बंधन बैंक में आता है, बंधन बैंक बोलेगा भाई आपके हाथ में पैसा में नहीं दूंगा, क्यों, क्रॉस किया हुआ है। तो ये पैसा कहां मिलेगा, आप अपना बैंक में जाइए और ले लीजिए पैसा, तो सेफ्टी सिक्योरिटी हुआ ना। अब ये चेक होने से तो किसी और तो इनकैश नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब स्टूडेंट का एक अलग लेवल का सवाल आता है, ये होता है लेवल ऑफ कोइंसिडेंस का। आज तक ऐसा कोइंसिडेंस किसी का तो हुआ है, आई रियली डोंट नो। स्टूडेंट बोलते हैं सर मान लीजिए क्रॉस चेक होने के बावजूद भी संजय भगत से वो चेक हो जाता है और जिसको मिलता है वो भी संजय भगत ही है, बट दूसरा वाला, ठीक है। ऐसा कोइंसिडेंस तो ऐसा मतलब हॉलीवुड मूवी में नहीं होता है। फिर भी अगर ऐसा हो गया तो मतलब वो पिछले जन्म में बहुत पाप किया होगा, तो इस जन्म में ऐसा सजा मिला उसको कि चेक खो भी गया और जिसको मिला सेम नाम का ही वही बंदा है, तो खत्म, और कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा किसी को मन में सवाल आए तो मतलब बोल लेना कोइंसिडेंस अगर हो तो होगा, पता नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई चेक के ऊपर क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने बैंक को इशारा कर रहे हो कि डियर बैंक इस चेक का पैसा इसके हाथ में नहीं देना चाहिए। कहां देना चाहिए, इसका बैंकर्स को देना चाहिए। तो क्रॉस चेक होने के बाद वो पैसा उसी का बैंक में जाएगा, भाई मतलब तुम्हारा बैंक में जाएगा। हाँ, तुम्हारा बैंक से लेना पड़ेगा, मेरा बैंक नहीं देगा, तुम्हारा अकाउंट से लेना, तुम जाके तुम्हारा अकाउंट में डालो। क्लियर हुआ है वाला पार्ट, हाँ या ना? अच्छा, कायदे से क्रॉस चेक का पैसा काउंटर से मिलना चाहिए एज पर द रूल, कि आप जाओगे कैश काउंटर में, कैशियर के सामने चेक ऐसे रखोगे, कैशियर पैसा दे देगा। आज के डेट में कोई भी बैंक में जाके जाओगे, कैशियर बोलेगा बाहर चेक ड्रॉप बॉक्स उसमें डालो। क्यों? क्योंकि बैंक अपना जिम्मेदारी से हाथ खड़ा कर लेता है। रिस्क होता है, हाथ में देना रिस्क होता है, बेटर है आपका अकाउंट में आ जाएगा, आप उठा लेना। तो अगर आप एनआई एक्ट, एक एक्ट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उस एक्ट में साफ साफ बोला गया क्रॉस चेक का पैसा कैन बी पेड ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में आपको मिलना चाहिए, बट आपको ओवर द काउंटर मिलेगा नहीं, बैंक नहीं। तो बैंक में जाके जैसे काउंटर पे खड़े हो, बैंक बोलेगा भाई ड्रॉप बॉक्स पे ड्रॉप, अभी चेक तो काउंटर में जमा नहीं होता है, तो ड्रॉप बॉक्स पे होता है ना,
बहुत अच्छा सिस्टम किया है। एसबीआई देखना फोटो खींच के भी दे देता है। एसबीआई का जो लेटेस्ट वाला जो ब्रांच उसमें जाने देखना, तुम चेक ड्रॉप करोगे उससे फोटो स्कैन करके प्रिंट करके दे देता है, प्रूफ के तौर पे कि तुमने एसबीआई की ओर से चेक डिपॉजिट किए हो। कभी चेक डिपॉजिट किए हो ना, डिपॉजिट स्लिप लेना पड़ता है, लिखना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, एक पन्ना आपके पास रहता है, एक रखना होता है, एसबीआई फोटो खींच के दे देता है, मतलब वो एकदम पूरा आपका स्कैन करवाते हैं। यूबीआई क्या? हाँ हाँ, बिकॉज वो सेविंग्स पे कर दे, तुम्हारा करंट अकाउंट हो तो वो लोग कर दे। अच्छा गाइस सुनो 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 सुनो, अब क्रॉस चेक में क्या होता है गाइस, आप लोग कभी इंडोर्समेंट का नाम सुने हो? सर क्या होता है ये? सपोज मान लो मुझे विशाल को 5,000 रुपए देना है, ठीक है? विशाल ने, तुम्हारा नाम क्या है? रजत को 5,000 रुपए देना है, रजत को पप्पू को 5,000 रुपए देना है। मुझे चेक मिला विकास जी से, क्रॉस चेक। तो जैसे ही मुझे क्रॉस चेक मिला, चेक का बैक पन्ने में जाके मैं 2 पैरेलल लाइन और खींच के विशाल का नाम लिख दूंगा, विशाल वो चेक ले लेगा, ठीक है? फिर विशाल को उसको पैसा देना था, फिर वो सेम चेक उसको फॉरवर्ड कर दिया, फाइनली पप्पू के पास वो चेक गया। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना। मतलब उनका चेक मेरे पास आया, हम अपने अकाउंट में जमा नहीं किए। ये एंडोर्स मतलब एंडोर्स वन एंड ओनली क्रॉस चेक भी होता है। तो चेक के फ्रंट पेज कुछ बैक पेज जो होता है उसमें 2 पैरेलल लाइन खींच के जिसको देना है उसका नाम लिख के हम उसको दे दिए, वो सामने वाला को दे दिया, सामने वाला उसको दे दिया, तो फाइनली पप्पू इस चेक को अब इनकेश कर सकता है। बहुत अच्छा वाला टेक्निक है। हाँ, अकाउंट नंबर मत लिखो, अकाउंट नंबर लिखने से वो सामने वाला को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। हाँ, तो तुम बहुत को थोड़ी, तो तुम दे रहे हो तो उसको जिसको तुम्हें देना है। हाँ यार, किससे? तो तुम बहुत पाप किए हो, तो तुम अब प्रायश्चित करो, पूजा पाठ करो, हवन करो, फिर तुम चेक लेने आना, ठीक है? अच्छा, तो ये भाई साहब चेक किसके पास है? पप्पू के पास है। ये टेक्निक बहुत अच्छा है ना, लेकिन इस टेक्निक का सबसे बड़ा रिस्क क्या पता है? अगर पप्पू चेक बैंक में डाला और चेक बाउंस किया तो पप्पू किसके पास जाएगा? ठीक है, किसके पास जाओगे? इसके पास जाएगा। ये बोलेगा चेक मेरा था ही नहीं, विशाल बोलेगा था ही नहीं मेरे पास। आज जब पप्पू मेरे पास आएगा, हमने बोला कौन हो भाई आप? हम तो उसको पैसे देते नहीं है, हम तो इसको पैसे देते, वो आके मुझसे पैसे ले पाएगा? चल मेरे पास है सर, वो सीधा विकास जी के पास चला गया, विकास जी भगा देगा, उसको खुशी नहीं देगा, कौन है ये, कहाँ से आया है ये, ऐसा बोले घुसा देगा, ठीक है? समझ रहा है पप्पू? तो रिस्क है ना एक, तो इसलिए लोग ये नहीं करता है, क्योंकि अगर चेक डिजोनर हो जाता है तो जाओ किसके पास? ये सब लोग हाथ खड़ा कर देगा, तुम किसके पास जाओगे? तुम जिससे मिला है, ये बोलेगा चेक तो हम दी नहीं, देख मेरा नाम है ही नहीं चेक में। वो तो हमने अच्छा सोच के लिया कि विशाल ने मुझे दिया, हमने सोचा चेक में पैसा होगा इसलिए हम तुझे दे दिए, अब चेक हम थोड़ी इशू किए है, केस मेरे ऊपर क्यों होगा? तो इसलिए हम लोग को ये सिस्टम लोग फॉलो नहीं करते, बिकॉज ऑफ द रिस्क। तब हम लोग फाइनली किस में जाए? एसी पे, एसी पे, ये एसी नहीं, अकाउंट वाला एसी, ठीक है? अच्छा, पेई का मतलब होता है जिसको पैसा मिलेगा, पेयर मतलब होता है जो पैसा दे रहा है, एसी पेई का मतलब होता है, आई रिपीट, एसी पेई का मतलब होता है पेई इज योर अकाउंट नॉट यू। कोई चेक के ऊपर अगर अकाउंट पे लिख दे तो इसका मतलब होता है इस चेक का जो पैसा है, ये पैसा मिलेगा अकाउंट्स को, आपको नहीं, आपका अकाउंट्स को मिलेगा। एसी का मतलब होता है अकाउंट्स, पे का मतलब होता है रिसीव करेगा, तो एसी पे का मतलब होता है रिसीवर ऑफ द चेक इज योर अकाउंट नॉट यू। सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट, और कुछ ना, इस पे ट्रांसफर नहीं होगा। कैसे ट्रांसफर होगा? पेमेंट तो आप ही का अकाउंट है ना, तो तुम इंडोर्स करने से तो कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई, पे का मतलब होता है जिसको मिल रहा है, तुम तो लिख ही दियो, मिलेगा किसको? अकाउंट्स को, तो तुम्हारा अकाउंट जो होगा वही पैसा रिसीव करेगा, और कोई दूसरा रिसीव नहीं कर सकता। चेक इंडोर्स अगर नहीं करोगे तो सही है, तो करेक्ट बात है, लेकिन अगर इंडोर्स करोगे तो रिस्की बात है। किस बात? हाँ रहेगा, इसलिए आज के डेट में तो क्रॉस चेक नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं? अकाउंट पे चेक करते हैं। तो अकाउंट पे चेक का मतलब समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट पे चेक? क्या मतलब होता है कि पैसा आपका अकाउंट में आए और द रिसीवर ऑफ द अमाउंट विल बी योर अकाउंट। एसी मतलब अकाउंट, पे मतलब रिसीवर।
तो रिसीवर आप हो कि आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट है। समझ रहे हो? हाँ या ना? पक्का? अकाउंट पेज चेक क्लियर हुआ? तो सबसे ज्यादा सेफेस्ट आज के डेट में ऑप्शन क्या है? अकाउंट पेज चेक। ठीक है गाइस, गाइस और सुनो, क्या 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 प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? बोलो बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या बोलो सर वो कुछ नहीं, नॉर्मल चीज पूछ रहा हूं। अभी आप जो बताए ना, डबल और अकाउंट पे वही चीज बोल रहा हूं, ठीक ही बोल रहा हूं। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? डबल लाइन अच्छा लगा? हाँ तो अकाउंट पे करो, तो क्या प्रॉब्लम क्या? अच्छा पहले बात, आज के डेट में चेक का ट्रांजैक्शन लगभग उड़ गया है। हम मुझे अगर कोई बोलते हैं कि चेक दूंगा, तो हमने बोला भाई कम पैसा दो बट करो ट्रांसफर। मुझे टाइम ही नहीं लिटरली बैंक में जाके जमा करना, फालतू का टास्क करना, 2 दिन के लिए वेट करना, पैसे के लिए उतना वेट मुझे अच्छा नहीं लगता। हम आपको दिए, आप मुझे ट्रांसफर कर दो, यूपीआई करो, फोन पे करो, जीपे करो, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, एवरी ऑप्शन। फिर भी आज भी बहुत सारा बड़ा बाजार ख्याल का लोग होता है, पुराना लोग, जिन लोग को ऑनलाइन पेमेंट से डर लगता है कि सारा पैसा भी और लेके चले जाए। अभी सर आजकल होता है, सब आरटीजीएस कर देता है, संग हो जाता है ना, सामने वालों को देना रहता है जल्दी जल्दी। सामने आज मान लो सैटरडे आज है, आज अगर मुझे चेक मिलेगा तो चेक आज जमा नहीं कर पाऊंगा, कल संडे हॉलीडे, मंडे को जमा करूंगा, फिर एक दिन जाएगा, वेडनेसडे तक पैसा आएगा। अकाउंट अकाउंट ट्रांसफर ऐसा होता है, फोन निकालो, अकाउंट नंबर दो, ट्रांसफर करो, चेक करो, बात करता हूँ। जीपे से करोगे तो कैशबैक भी मिलेगा, और रिवार्ड देते ना 5 रुपए 10 रुपए ऐसे करके। गाइस 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 सुनो, ड्राफ्ट फाइनली आज का लास्ट डिस्कशन। ड्राफ्ट का मतलब क्या है? बैंकर्स चेक का नाम सुने हो कभी? बैंकर्स चेक को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट इज द सेफेस्ट। अगर किसी अननोन पार्टी को पैसा देना है तो जैसे, अच्छा कभी आप लोग हवाला का ट्रांजैक्शन सुने हो? हवाला का पैसा सुने हो? इलेक्शन आ रहा है ना, आए दिन न्यूज में देखने न्यूज आएगा कि पैसा लेके जा रहा है, पकड़ा गया। देखिए ये होगा, ये हवाला का पैसा इलेक्शन के टाइम पे बहुत सोर्सेज होता है, कौन करते क्यों करते उसे डिबेट में नहीं जा रहा हूं। हवाला का पैसा जो ट्रांसफर होता है उसका सबसे ज्यादा सेफेस्ट तरीका होता है डिमांड ड्राफ्ट से लेना। कैसे? लोग बोलते हैं कि आपको मैं पैसा दूंगा तभी जब मेरे नाम पे आप ड्राफ्ट इशू करो, इशू करके ड्राफ्ट अपने पास ही रखना, मुझे देने का दरकार नहीं है। आप फोटो क्लिक करके देखा था ना कि आप मेरे नाम पे ड्राफ्ट बन गया, जैसे ये फोटो मुझे मिल जाएगा मैं आपको पैसा दे दूंगा। मेरे पास मान लो 100 शेयर का ब्लैक मनी, लिक्विड मनी, मुझे किसी से उसको व्हाइट करवाना है, तो मार्केट के रेशियो 70-30 चल रहे हैं नॉर्मली, मतलब एक 100 करोड़ देंगे तो मुझे 70 करोड़ मिलेगा, 30 करोड़ उसका फायदा है। तो 70 करोड़ का मैं ड्राफ्ट लूंगा, ना तो मैं चेक लूंगा ना तो और मैं लूंगा ड्राफ्ट। कैसे? वो भी लोग ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं कि आप सुबह बैंक मैनेजर के पास जाओगे, जाके आपका अकाउंट से सबसे पहले 70 लाख का ड्राफ्ट इशू करोगे मेरे नाम पे, उसका फोटो मुझे खींचना, खींच के मुझे देना, जैसे मैं दूंगा मेरे नाम पे ड्राफ्ट बन गया है, फिर मेरा आदमी जाके आपको 100 करोड़ ट्रांसफर कर देगा, आप ले लीजिएगा, ड्राफ्ट उसके हवाले कर दीजिएगा। आप बोलोगे इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, कोई बंदा का ड्राफ्ट इशू करता है वो कैंसिल करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि ड्राफ्ट फ्री में इशू नहीं होता। 70 करोड़ का अगर ड्राफ्ट इशू करने जाओगे तो ना करके 2 से 3 लाख रुपए खाली चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये चार्जेस कौन देगा? हम ही देंगे, मेरा पैसा हम ही देंगे, बट नॉट राइट नाउ, मुझे ड्राफ्ट हैंडओवर होने के बाद। तो आज अगर आप ड्राफ्ट इशू करके उसको फाड़ने का मन करेगा तो 2.5 लाख फाड़ दिया आपने, 2.5 लाख फाड़ दिया आपने। और ड्राफ्ट इशू करने के लिए सबसे पहले अपने अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो जितना सारा लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन वारंटी गारंटी वाला होता है, सब लोग पहले बोलते हैं ड्राफ्ट, क्योंकि ड्राफ्ट तभी इशू होगा जब आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, फ्री में ड्राफ्ट कोई इशू नहीं करता। और दूसरी बात, आप इशू करके मेरा कंफर्म है, आप उसे कैंसिल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपको चार्जेस लगा ना, तो ड्राफ्ट कैंसिल करने के बाद बैंक चार्जेस नहीं लौटाएगा। आप बोलोगे सर ड्राफ्ट कैंसिल करो, चार्जेस बैंक नहीं लौटाएगा। बैंक थोड़ी बोला था मेरे पास आओ ड्राफ्ट कराओ। कभी आप लोग पैसा दियो किसी को ड्राफ्ट से, सीयू को या कोई भी यूनिवर्सिटी को? आज भी सी इंस्टीट्यूट ड्राफ्ट से पैसा लेता है, ठीक है? तो ड्राफ्ट इशू करने में पैसा लगता है। 10,000 रुपए का ड्राफ्ट बनाओगे तो 100 रुपए 70 रुपए के आसपास कमीशन। तो 10,000 में 70 रुपए होता है एसबीआई का चार्जेस। अब सोच के देखो 90 70 80 करोड़ में कितना होगा, लाखों के ऊपर तो चला ही जाएगा। समझ में आया? फाइनली क्लियर हो वाला बात को? अच्छा, तो ये सब चीज हम लोग भाई से सुन लो, ये सब चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? आप लोग जो पॉइंट लिखे हो आज, उस पॉइंट में 3 चीज पे मेंशन था।
अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस। तो आप लोग मुझे बताओ अकाउंट पे चेक का मीनिंग समझ में आया? अकाउंट पे चेक का मतलब क्या है? इट्स मीनिंग्स व्हाट कि चेक का पैसा किसको मिलेगा? अकाउंट को मिलेगा। अकाउंट पे ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट का पैसा भी अकाउंट में जाएगा। चेक और ड्राफ्ट का ही फर्क होता है कि आपका अकाउंट में पैसा ना हो फिर भी आप ब्लैंक चेक किसी के नाम पे इशू कर सकते हो, बाद में पैसा मिलेगा तो ठीक है। लेकिन ड्राफ्ट इशू करने के लिए आपको पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, फिर इशू करो, वो भी चार्जेस देके। और ड्राफ्ट का दूसरा नाम होता है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक, बैंकर्स चेक मतलब जो बड़ा ट्रांजेक्शन होता है सब लोग बैंकर्स चेक के थ्रू करते हैं। आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का डर है, पैसा कैरी करने का डर है, ड्राफ्ट बना के ड्राफ्ट कैरी करो। पैसा लेके जाओगे तो पैसा खो जाने का डर है, ऑलवेज रिस्क। ड्राफ्ट बना के लेके जाओ, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा, ड्राफ्ट कुरियर कर दो, उसको मिल जाएगा, जिसके पास उसके हाथ में हो जाएगा। तो सर ड्राफ्ट के ट्रांजेक्शन आज के डेट में होते हैं भयंकर रुपए होते हैं। कहाँ पे? जब वारंटी गारंटी का बात आता है। संग तुम डालोगे पैसा तो बैंक के पास है ना। अकाउंट पे ड्राफ्ट मतलब पैसा आपका अकाउंट में आए, और नॉर्मल ड्राफ्ट मतलब पैसा आपको काउंटर से मिले। तो आप बोलो आपको काउंटर में चाहिए क्या अकाउंट में चाहिए? अच्छा, तो मतलब हम लोग तीन इंस्ट्रूमेंट का नाम बोले, गैस तीन इंस्ट्रूमेंट का नाम बोले, क्या क्या बोले? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस। क्या हम लोग क्रॉस चेक का बात किए वहां पे? और भी चेक होते हैं, बेयरर चेक का नाम सुने हो? बेयरर चेक में किसी का नाम नहीं रहता है। आप अगर चेक इशू करोगे तो पे बोल के जो कॉलम रहता है उसमें ब्लैंक रहेगा, उसी को बेयरर चेक बोलते हैं। जिसके हाथ में चेक, पैसा उसका, खो गया तो खो गया। सबसे बड़ा बेयरर डॉक्यूमेंट क्या है? रुपया। जो करेंसी हम लोग का है, सबसे बड़ा हम लोग का बेयरर डॉक्यूमेंट। पैसा किसका है? इसके हाथ में है। पक्का 500 का नोट अगर तुम अपना नाम लिख दोगे तुम्हारा हो जाएगा परमानेंटली, कि जिसके हाथ में रहेगा उसी के हाथ में होगा। बिकॉज़ देयर इज अ बेयरर डॉक्यूमेंट, जो गवर्नर का साइन रहता है ना, देखना उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन भी है, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर। बेयरर शब्द लिखते हैं, बेयरर टू पे सम ऑफ रुपीस दैट बोल के वो अपना साइन करता है। तो सबसे बढ़िया बेयरर डॉक्यूमेंट का एग्जांपल तो करेंसी होता है, समझ रहे हो? तो हम लोग का जो चेक का बात की है, तो आप लोग अकाउंट पे चेक क्रॉस चेक का डिफरेंस समझ में आया? क्रॉस चेक इनकम टैक्स डिसअलाउ करता है। इनकम टैक्स के लैंग्वेज में जाओगे, क्रॉस चेक क्या होगा? डिसअलाउड होगा। ये बात अगर बाहर में किसी जाके बोलोगे, जो लोग काम करता है वो लोग बोलेगा भाई तेरा टीचर गलत पढ़ाया है, हम लोग बचपन से क्रॉस चेक का पेमेंट करें, आज तक तो डिसअलाउड नहीं किया। सर कैसे डिसअलाउड करेगा? क्रॉस चेक का रूल के हिसाब से पैसा आपका काउंटर में पैसा मिलना चाहिए, बट बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ खड़ा करने के लिए वो लोग काउंटर में देते नहीं पैसा, बोलते अकाउंट में डालो। तो क्रॉस चेक जब आप अकाउंट में डालोगे तो चेक का पैसे आने के बाद थोड़ी पता चलेगा ये क्रॉस चेक का था कि अकाउंट में चेक का था। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास क्रॉस चेक आया, मैंने चेक ड्रॉप बॉक्स में डिपॉजिट किया, पैसा कहाँ आएगा? अकाउंट में आएगा। अकाउंट में पैसा आने के बाद थोड़ी मुझे पता होगा कौन सा चेक का पैसा था, ये इसलिए अलाउड हो जाता है, लेकिन कायदे से डिसअलाउड होना चाहिए। देखो वहां पे हम लोग क्रॉस चेक का नाम नहीं किया, हम लोग तीन चीज का नाम बोले, क्या क्या बोले? अकाउंट पे चेक बोले। डिफरेंस है ना, क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक में डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है? पहले बात है इंडोर्समेंट, और दूसरा बात है अकाउंट पे चेक का पैसा किसको मिलेगा? अकाउंट को मिलेगा। पेई कौन है उस चेक का? पर्सन की अकाउंट, अकाउंट, इसलिए उसको बोलते हैं अकाउंट पेई चेक। समझ रहे हो? तो क्रॉस चेक का पैसा एज पर रूल डिसअलाउड है, बट प्रैक्टिकली क्रॉस चेक का पैसा काउंटर से नहीं मिलता, तो हम लोग कहाँ डालते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक में डिपॉजिट करने के बाद पैसा कहाँ है? अकाउंट में आने के बाद अलाउड डिसअलाउड क्या फर्क है? समझ गए हो? दिस इज ऑल अबाउट आवर चेक का कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। हाँ संग 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 अगर बैंक का वो पुराना डायलॉग अगर नहीं बोलता है कि सर्वर नहीं है दोपहर के बाद आइए, तो संग संग नहीं। और डिमांड इशू करने जाओगे तो उसमें भी नौटंकी होता है, बोलेगा सर्वर नहीं। ऑनलाइन वालों समझ में आया आप लोग को?